नमस्कार दोस्तों। आज 15 दिसंबर है और आज के द हिंदू में क्या और क्यों पढ़ें इसे लेके हम फिर से हाजिर हैं। आज जो सबसे पहली न्यूज है वो है होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन फेल टू 5.85%। मतलब होलसेल प्राइस मतलब थोक महंगाई दर, सिंपल भाषा में समझे तो थोक महंगाई दर में कमी आई है ना। अब वो कितना हो गया है, 6.5% था और अब अक्टूबर में 2.2% नीचे आके, या मतलब नवंबर में 8.4% था और अब ये कितना हो गया 5.85%। इसका मतलब है कि सामान सस्ते होंगे, है ना। आदि होलसेल प्राइस इंडेक्स में कमी आती है तो सामान सस्ते होंगे, लोगों को महंगाई से राहत मिलेगी। अब इसके कई कारण हो सकते हैं कि क्या कारण है कि महंगाई से राहत मिलेगी, या क्या कारण है कि होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन जो है वो कम हुआ है। इसका एक कारण ये हो सकता है कि डिमांड कम हो गई हो, है ना। दूसरा ये कारण होगा कि बैंक दर बढ़ा दी गई हो, है ना, बैंक रेट। तो इससे क्या होता है कि पैसा कम आता है बाजार में, तो उससे भी तो मतलब कई कारण हो सकते हैं। लेकिन कुल मिला के आपको यह समझना है सामान्यतः कि होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन का गिरना मतलब महंगाई कम होना। महंगाई कम होना होलसेल पे, तो जाहिर सी बात है कि खुदरा महंगाई भी कम होगी। तो इसे आप समझ सकते हैं। इन्फ्लेशन को फिर से मैं बोल रहा हूँ कि इन्फ्लेशन को फिर से अच्छे से पढ़ लेंगे। हुक ट्रेजिडी क्लेम्स सेवरल लाइव्स इन बिहार। एक न्यूज आई है कि जो शराबबंदी मतलब शुष्क राज्य जिसको कहते हैं कि शराब मुक्त राज्य, या उस राज्य में अभी आज की न्यूज बता रहा हूँ मैं, लगभग 26 लोग से ऊपर मारे गए हैं। और ये समझिए कि यह वहाँ पे है जहाँ पे शराबबंदी है। देखिए क्या होता है कि जब हम शराबबंदी करते हैं तो लोग अवैध रूप से शराब बनाना चाहते हैं, और जो दारू पीते हैं उनको एक निश्चित टाइप का नशा चाहिए। नशा मतलब ज़्यादा नशा चाहिए। तो नशा ज़्यादा बढ़ाने के लिए लोग तरह तरीके के केमिकलों का और बहुत सारी चीज़ों का प्रयोग कर देते हैं उसमें। और इससे क्या होता है कि वो शराब जहरीली बन जाती है और कई लोग मारे जाते हैं। वैसे तो शराब पीना भी गंदी बात है, लेकिन फिर भी जो लोग पी रहे हैं, और उससे क्या होता है कि यदि वो जहरीली शराब पीते हैं तो वो मारे जाते हैं, और जिनसे कई परिवार कई परिवार जो है मझधार में अटक जाते हैं। पहले भी हम लोगों ने कई प्रकार के नारे सुने हैं कि, है ना, जिसका बेटा पिए दारू उसका मतलब जिसका बाप पिए दारू उसका बेटा लगाए झाड़ू। मतलब कहीं ना कहीं आर्थिक विपन्नता की स्थिति उत्पन्न होती है। आर्थिक रूप से कमज़ोर हो पाते हैं, ना उन्हें पोषक युक्त भोजन मिल पाता है, ना शिक्षा मिल पाती है अच्छी, है ना। यदि उसकी आमदनी बहुत अच्छी ना हो तो बहुत सारी तकलीफ़ें होती हैं। महिलाओं को भी दूसरे के घरों में, कई बार आपने सुना होगा कि दूसरे घरों में काम करना पड़ता है, या इस तरीके की चीज़ें आती हैं जो मजबूरी में लोग। इससे एक और चीज़ होती है कि यदि शराब होती है तो क्राइम बढ़ जाता है ना। क्राइम बढ़ जाता है, और क्राइम बढ़ने का एक बहुत बड़ा कारण है शराब। तो जहाँ पे यदि पूर्ण शराबबंदी है तो पूर्ण शराबबंदी का मतलब ही होता है कि पूर्ण शराबबंदी। लेकिन आपने देखा होगा कि अधिकांश जगहों पे जहाँ पे शराबबंदी है वहाँ पे भी लोग शराब पीते ही पीते हैं। तो खैर, इस पे आप, एक नैतिक मुद्दा है, इस पे आप क्या विचार रखते हैं। चूँकि क्या है कि सरकार की आमदनी का स्रोत भी एक बहुत बड़ा है, और साथ ही साथ में समाज को खराब करने वाला कारक भी है। तो नैतिकता के स्तर पे आप इसे किस प्रकार से देखते हैं, आप ये 5 या 7 लाइन में लिख सकते हैं। इसके बाद है पेज नंबर 5 में है कि जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग्स आउट केरला लेजेंडरी बेपोर उरू, उरू है। एक उरूज आर मेड ऑफ विद विदाउट यूजिंग एनी मॉडर्न टेक्निक, है ना। ये जो डिस्ट्रिक्ट टूरिज्म प्रमोशन काउंसिल कोझिकोड हैज अप्लाइड जियोग्राफिक फेमस बायपुर, एक बोट है उरू, इसके लिए इसने किया है। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिएगा। अब जीआई टैग जो है वो किसको दिया जाता है कि एक निश्चित सीमा में या निश्चित भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत उसका निर्माण या उसका उत्पादन किया जाता है। जैसे कई चीज़ों का, जैसे आपने सुना होगा कि मधुबनी मखाना, है ना, या मिथिला मखाना के नाम से जो भी है, उसके लिए जीआई टैग मिला है ना। उसी प्रकार से
जो रसगुल्ला है उसको उड़ीसा को टैग मिला है। उड़ीसा और बंगाल के बीच में बहुत टसल चल रहा था, लेकिन उड़ीसा को फाइनली मिल गया, है ना। उड़ीसा अब ऐसे लिखा जा रहा है, तो उड़ीसा लिखा जा रहा है, सॉरी ऐसे लिखा जा रहा है। तो उड़ीसा पहले वाला जो लिखा जाता था ये इस तरीके से था, और अब इस तरीके से है। तो उड़ीसा को मिला है। इसी प्रकार से कई चीज़ें हैं जिनको जीआई टैग मिला है। 432 जीआई टैग अभी तक मिल चुके हैं। तो आपको क्या करना है, एक लिस्ट निकालनी है, लिस्ट 2022 जीआई टैग, और इसमें से कुछ चीज़ों को एक सरसरी निगाह से आप देख लेंगे, जिससे आपको कुछ जीआई टैग्स, जैसे असम का गमोसा, वहाँ का गमछा है एक्चुअल में, हम लोग जो अंगरखा बोलते हैं, या जो कंधे पे एक चादर टाइप या एक गमछा टाइप या एक तौलिया टाइप जो लेते हैं, जो सूती का बना होता है, उसको गमूसा है वहाँ पे असम का, और उसको भी जीआई टैग मिला है। उसी प्रकार से कड़कनाथ मुर्गी है, एक मुर्गा है ना, जिसको छत्तीसगढ़ को जीआई टैग के लिए उसको मिला है कि वो वहाँ का है। काला नमक चावल उत्तर प्रदेश में होता है, और काला चावल या काला सोना के नाम से जाता है, जो मणिपुर या असम में होता है, वहाँ के लिए जीआई टैग मिला। तो इस तरीके के कई जीआई टैग हैं। तो आप इसको लिस्ट को देख लेंगे, और उसके बाद आप इसका एक सरसरी निगाह से देख के, यदि आपको कुछ विशेष लगता है तो उस पर आप उसको आप नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद जो एक न्यूज़ है वो है मतलब एडिटोरियल पेज में, द अरिथमेटिक फॉर तमिलनाडु एज ए $1 ट्रिलियन इकोनॉमी। तमिलनाडु ने अपना लक्ष्य रखा है कि 2030 तक $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य रखा है, कि इतने का हम जीडीपी कर लेंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है। जैसे आपने देखा होगा कि जो इंडिया है उसने 2024-25 तक अपना $5 ट्रिलियन का रखा है ना, $5 ट्रिलियन का रखा है। तो ये समझिए कि केंद्र सरकार ने एक अलग लक्ष्य रखा है, राज्य सरकार ने एक अलग लक्ष्य रखा है। यदि ये साथ मिलके भी काम करें और ऐसे राज्यों को बढ़ावा दिया जाए जो अपना लक्ष्य तय करते हैं और उस दिशा में काम करते हैं, उस दिशा में बहुत सर्वांगीण तरीके से काम करते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात होगी, और इससे क्या होगा, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का निर्माण होगा। जैसे आप टॉप के 5 राज्य गिनेंगे जो इंडस्ट्रियल हैं, तो उनमें तमिलनाडु, कर्नाटका, गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश, ये 5 राज्य हैं जो कि टॉप में आते हैं। तो आप इनको देखेंगे, और साथ ही साथ क्या होगा कि अब जहाँ पे संभावनाएं होंगी, ये राज्य तो ऐसे हैं कि इन्होंने विकास किया है कुछ, लेकिन जहाँ पे संभावनाएं होंगी वो भी क्या होगा, इससे प्रभावित होंगे, और वो भी आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे कुछ डाटा दिया गया है कि किस तरीके से वो बढ़ना चाहता है। तो खैर वो तो बात अलग है। तो यहाँ पे मैंने इसलिए लिया था ताकि आप लोग ये समझ सकें कि किस तरीके से दूसरे राज्य भी और करेंगे, और तब जाके समग्र रूप से हम भारत के रूप में देखें तो हो सकता है कि हम 5 ट्रिलियन की जगह में $10 ट्रिलियन तक हम लोग अचीव कर लें, है ना। ठीक है। तो इसके बाद जो अगली न्यूज़ है वो है एनर्जी कॉन्डरम, है ना। एनर्जी कॉन्डरम है, सोलर पावर इज इम्पॉर्टेंट फॉर इंडिया बट इट विल नॉट सर्व एवरी एनर्जी नीड, है ना। यहाँ पे कहा गया कि सोलर पावर जो है इम्पॉर्टेंट तो है, महत्वपूर्ण, सौर ऊर्जा महत्वपूर्ण तो है और बहुत महत्वपूर्ण है। हम इस तरीके से कहें तो, एक तरीके से कहें तो बहुत महत्वपूर्ण है। सोलर एनर्जी से हम बहुत सारी चीज़ें घरेलू स्तर पे चला सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी हमें एक एनर्जी सोर्स की ज़रूरत होती है, जिसे बैटरी कहते हैं, है ना, जो सेल है उसके को चार्ज करते हैं और फिर से हम एनर्जी लेते हैं। ऐसी कोई तकनीक नहीं आई कि ऊर्जा का बड़े पैमाने पे उपभोग या उपयोग किया जा सके। हम इसे छोटे लेवल पे तो कर पाते हैं, लेकिन जब बहुत बड़े लेवल की बात होती, जैसे फैक्ट्री चलाने की बात होती है या इंडस्ट्रियल यूज होने की बात होती है, तो हम इसमें नहीं कर पाते। और इसी की बात की गई है, सोलर पावर इज इम्पॉर्टेंट फॉर इंडिया बट इट विल नॉट सर्व एवरी एनर्जी नीड। सभी तरीके के एनर्जी नीड को वो पूरा नहीं कर पाता है ना। इसी पे बात की गई है, ठीक है। और हम देखेंगे कि चीज़ें जो है, हमने 1,75,000 मेगावाट का रखा था रिन्यूएबल एनर्जी का,
और वो हम लोगों ने पूरा कर लिया था। और इसमें मेगा सर्च कैपेसिटी हैज एक्चुअल बीन इंस्टॉल्ड फॉर ए फ्यू ईयर्स नाउ। देयर हैज बीन कंसिडरेबल हाइप अराउंड सोलर पावर अचीविंग ग्रिड पैरिटी इन इंडिया, है ना। तो ये यहाँ पे शायद मुझे लग रहा है गड़बड़ लिखा है, क्योंकि हमने अचीव कर लिया था और हमने फिर आगे और लक्ष्य बनाए हैं। तो लेकिन फिर भी जो मैंने कहा कि हम क्या कर सकते हैं कि यूज़ तो कर सकते हैं घरेलू स्तर पर उसे बड़े स्तर पे यूज करने की क्षमता या यूज करने की तकनीक अभी हमारे पास नहीं है, क्योंकि सोलर से ज़्यादा एनर्जी हमें किसी और चीज़ से मिल नहीं सकता। और यदि इस एनर्जी का दोहन करना शुरू कर दें या इस एनर्जी को दोहन करने के लिए हमारे पास तकनीक आ जाए, तो बाकी की चीज़ों के लिए हमें कोई आवश्यकता ही नहीं होगी। जितने भी प्लांट देख रहे हैं, थर्मल प्लांट देख रहे हैं, या जिस तरीके के वट देख रहे हैं, हाइड्रो प्लांट देख रहे हैं, वो कोई भी किसी की भी आवश्यकता हमें नहीं पड़ेगी। ठीक है। तो इसके बाद जो है अगली न्यूज, हिमाचल स्टैंड्स टॉल बट हैज़ मोर पीक्स टू कन्क्वेयर। यहाँ पे मैंने एक आंकड़ा इसलिए लिया, डाटा पॉइंट है, ये रिपोर्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का, और इसे आप इस आंकड़े को देखेंगे तो बहुत कुछ समझ में आएगा। जैसे परसेंट वुमेन हु एवर अटेंड स्कूल, है ना, कितने परसेंट वुमेन, 81% वैल्यू। क्या हिमाचल की रैंक है? 10%। लेकिन हमें यहाँ पे देखना है केरला का रैंक 95.5%, दिल्ली का 83, तमिलनाडु का 80, है ना। तो ये है, और वैल्यू 81 है, और यहाँ का जो मतलब एचपी का है वो 79% है। ठीक है। तो इस तरीके से हम देखेंगे, है ना। और उसी प्रकार से वुमेन एज 2024 मैरिड बिफोर 18 ईयर्स एज परसेंट 5.5%, ये सेकंड नंबर पे है। जम्मू कश्मीर 4.5, केरला 6.3, पंजाब। तो जम्मू कश्मीर इसमें सबसे आगे है, मतलब एक तरीके से मैच्योर या ऊपरी एज की शादी के मामले में। तो इस प्रकार से हम चीज़ें देख सकते हैं, क्या चेंजेज आए हैं, क्या है। और इससे साथ साथ क्या हमें दिख रहा है कि पूरे इंडिया का भी एक ओवरऑल रैंक दिख जा रहा है, जिससे हम तुलना कर सकते हैं। तो थोड़ा सा इस डेटा को पढ़िए, और थोड़ा सा कुछ इम्पॉर्टेंट लगता है, कुछ बहुत ज़्यादा ये लगता है कि हाँ ये चीज़ें हमें नोट डाउन कर लेनी चाहिए, मेंस के स्तर पे हम लिख सकते हैं, तो वो चीज़ें आप यहाँ से नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है। इसके बाद है हाउ जीन थेरेपी कुड क्योर कैंसर, है ना। ये एक बड़ी अच्छी न्यूज़ है। और जीन थेरेपी, आप लोगों ने जीन एडिटिंग का नाम सुना होगा, ठीक है। तो किस प्रकार से जीन एडिटिंग जो है हेल्प करेगा कैंसर को क्योर करने में। हम लोगों ने आप लोग ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का नाम सुना होगा, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट 1990 में शुरू किया गया था, और 2003 में जाके ये समाप्त हो गया। इसे जीनोम मैपिंग कहते हैं। जीनोम मैपिंग का मतलब होता है कि आप ये समझिए कि आपके शरीर में जो डीएनए की संरचना है वो पूरी 300 करोड़ के करीब है ना। अब इस 300 करोड़ को मापने के लिए या इसे पढ़ने के लिए, जो जीनोम सीक्वेंसिंग है उसे पढ़ने के लिए ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट चलाया गया 1990 में, और 2003 में हम जाके पूरी तरीके से ह्यूमन जीनोम पढ़ सके जीनोम। अब यहाँ पे ये समझते हैं कि जब हम पढ़ पाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिखती हैं कि इस प्रकार का जीनोम है या इस प्रकार की सीक्वेंसिंग है, तो इसमें कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा हैं, या इसको डायबिटीज होने के चांसेस ज़्यादा हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें निकल के आती हैं। अब यहाँ पे एक मामला है कि कैंसर को किस प्रकार से रोका जा सकता है, या किस प्रकार से जीन, अब जो जीन हमें पता चल रहा है कि ये कैंसर का कारक है, यदि उस जीन को काट के हम पहले ही निकाल दें, कोशिका के स्तर पे ही निकाल दें, तो उस व्यक्ति में कैंसर होने की संभावना खत्म हो जाएगी, है ना। तो इस प्रकार से कैंसर होने की संभावना खत्म हो जाएगी। क्यों, कैसे? तो जीन को ही हम काट के निकाल देंगे। जैसे आपने देखो यहाँ पे लाइक मॉलिक्यूलर सीजर, इट कैन बी मेड टू कट ए पीस ऑफ डीएनए एट प्रिसाइज लोकेशन एंड गाइड आरएनए टू बी यूज्ड इनर्ट ए चेंज जेनेटिक कोड एट द साइट ऑफ इंसिजन। अब यहाँ पे आसान भाषा में मैं बता रहा हूँ कि हमने उस जीन को ही काट के निकाल दिया,
जीनोम सीक्वेंसिंग में पता चला कि ये मामला है, ये जीन जो है ये हानिकारक पहुंचाता है। जैसे मान लीजिए, आपको एक उदाहरण देता हूं कि ए, बी, सी और डी ये 4 लोग हैं और हमें पता है कि बी जो है चोर है और हमें एक ईमानदार टीम बनानी है, ईमानदार टीम बनानी है। अब ईमानदार टीम बनानी है, उसके लिए हमें क्या करना होगा? इसको शामिल तो नहीं करना होगा। तो ईमानदार टीम में हम जब पहले ही जानते हैं कि ये चोर है तो इसको पहले ही बाहर कर दिए। जब हम इसको पहले ही बाहर कर दिए तो ए, सी और डी बच जाएगा, जो कि तीनों ईमानदार हैं। तो इस टीम में कौन है? ए, सी और डी। तो उसी प्रकार से जब जीन में पता चल जाता है कि यह जीन जो है, इस प्रकार का जीन कैंसर कारक होता है ना, कैंसर कारक होता है, तो इससे हम क्या करते हैं? मॉलिक्यूलर सीजर से, मॉलिक्यूलर सीजर क्या होता है ये आप पढ़ सकते हैं जाके, क्रिस्पर कैस टेक्निक होता है, और उससे हम क्या करते हैं कि काटते हैं जीन को। उस जीन को काट के यहाँ पे देखो आपने ये हटा दिया हमने, और फिर यहाँ इसको जोड़ दिया। इससे क्या हुआ कि कैंसर के होने की संभावनाएं ही खत्म। हाँ, तो ये इस तरीके से काम करता है। आप इसे पढ़ लेंगे एक बार तो बहुत अच्छे से समझ में आएंगे, बेहतर समझ पाएंगे। ठीक है, इसके बाद है सेंटर टू टेक मेजर टू फर्दर हेल्प स्लो इन्फ्लेशन से सीतारामन, है ना। और इन्होंने कहा है कि जो सरकार है वो क्या कर रही है कि टेक मेजर टू फर्दर हेल्प स्लो इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को कम करने के लिए और भी काम कर रही है, ये वित्त मंत्री ने हमारे कहा। एफएम से इन्फ्लेशन रेट विल बी ब्राउट डाउन फर्दर फॉर सेक ऑफ कॉमन पीपल आफ्टर इट इज 11 मंथ लो। अभी जो है 5.88% पे आ चुका है, लेकिन फिर भी हम इसको नियंत्रित करने का प्रयास करेंगे ताकि लोगों को मतलब महंगाई का सामना करना ना पड़े, है ना। जैसे रूरल जॉब स्कीम डिक्लाइन ट्रेंड है, पॉइंट आउट करा गया है, इसके कारण से महंगाई थोड़ी बढ़ गई, पैसा ही नहीं लोगों के पास, है ना। तो इस तरीके के मामला है। डिमांड डिप्स, सी आल्सो सेड गवर्नमेंट was notice a trend to decline in demand for employment under the महात्मा गांधी नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी। तो इस प्रकार की जो कार्य हैं वो उसके कारण से मतलब बहुत सारे कार्य किए जाएंगे जिनसे इन्फ्लेशन जो है वो नीचे आ जाए। तो इसके कई तरीके के कार्य हैं, मौद्रिक नीति पे है कार्य, और राजकोषीय नीति या मतलब बैंकों के द्वारा किया जा, ये कई तरीके के काम होते हैं जिससे इन्फ्लेशन को कम किया जाता है। तो इस तरीके के कार्य या उपाय किए जाएंगे। आपको फिर से मैं बता रहा हूँ कि फिर से आपको देखना है इन्फ्लेशन, है ना, इन्फ्लेशन क्या होता है, इसको रोकने के उपाय क्या हैं, है ना, और क्या इन्फ्लेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये आप कर लेंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर कल मिलते हैं क्या और क्यों पढ़े के साथ। यदि आपने अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।